Dear student, today we are going to learn about the different definitions of microeconomics. सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याख्या. तुम्ही यापूर्वी सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या काही महत्त्वाच्या व्याख्या अभ्यासल्या आहेत. अजून काही व्याख्यांची चर्चा करूया. मॉरिस डॉब अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र होय. इसे हम उर्दू में इस तरह से बयान कर सकते हैं. जुज़वी माशियात की तारीफ. हमने इससे कबल जुज़वी माशियात की कुछ अहम तारीफ़ों का मुतालिया किया है. आज हम कुछ और तारीफ़ों का मुतालिया करेंगे. जैसा कि जुज़वी माशियात हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हमने 11th में इन दोनों इस्तिलाहात के बारे में मुतालिया किया है. तो आइए हम कुछ और तारीफ़ों का मुतालिया करते हैं. तो जुज़वी माशियात की पहली तारीफ़ है मॉरिस डॉब की. मॉरिस डॉब के मुताबिक जुज़वी माशियात मईशत का खुर्दबीनी मुतालिया करती है. मॉरिस डॉब की इस डेफिनेशन इस बात को वाज़ेह करती है कि जुज़वी माशियात जो है मईशत का खुर्दबीनी मुतालिया करती है. जिस तरह से खुर्दबीन के ज़रिए हम एक इनफरादी इकाई का मुतालिया करके जुमला इकाई के मुतालिक नताइज को अख़ज़ कर लेते हैं, उसी तरह से जुज़वी माशियात जो है मईशत की इनफरादी इकाई का मुतालिया करके मईशत के मुतालिक नताइज को अख़ज़ करती है. मईशत के मुतालिक नताइज को अख़ज़ करती है. इसलिए मॉरिस डॉब कहता है कि जुज़वी माशियात जो है मईशत का खुर्दबीनी मुतालिया करती है. नेक्स्ट है हमारा एपी लर्नर. एपी लर्नर अकॉर्डिंग टू एपी लर्नर सूक्ष्म अर्थशास्त्राद्वारे अर्थव्यवस्थेकडे जाणूकाही सूक्ष्म दर्शकाद्वारे पाहिले जाते. अर्थव्यवस्था रूपी शरीरातील लाखो पेशी म्हणजे व्यक्ती आणि कुटुंबे उपभोक्त्याच्या रूपाने आणि व्यक्ती व उत्पादन संस्था उत्पादकाच्या रूपाने अर्थव्यवस्थेच्या संचालनात कशा प्रकारे भूमिका पार पडतात हे अभ्यासण्यासाठी सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र या पेशींकडे जाणूकाही सूक्ष्म दर्शकातून पाहते. एपी लर्नर. तो ये एपी लर्नर ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है. तो एपी लर्नर की इस डेफिनेशन को हम उर्दू में इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि एपी लर्नर कहता है ये मईशत को खुर्दबीन के ज़रिए इस तौर पर देखता है कि माशी जिस्म में किस तरह से लाखों अज्जा इनफरादी या अफराद खाना सारिफ के तौर पर और इनफरादी या फर्म पैदावार के तौर पर पूरे माशी निज़ाम में अपना किरदार अदा करते हैं. तो एपी लर्नर की डेफिनेशन इस बात को वाज़ेह करती है कि जुज़वी माशियात जो है खुर्दबीन के तौर पर देखता है मईशत को. मईशत के अंदर लाखों अज्जा हैं. इन लाखों अज्जा हैं मईशत के अंदर और ये तमाम अज्जा जो है अपना किरदार अदा करते हैं. फर्म अपना किरदार अदा करती है, सारिफीन अपना किरदार अदा करते हैं. तो इन तमाम इनफरादी फर्म पैदावार के तौर पर भी माशी निज़ाम में अपना किरदार अदा करती है. तो इन सब का खुर्दबीन के ज़रिए बारीक बीनी से मुतालिया जुज़वी माशियात करता है. तो एपी लर्नर की ये डेफिनेशन हम दोबारा रिपीट करते हैं कि ये मईशत को खुर्दबीन के ज़रिए इस तौर पर देखता है कि माशी जिस्म में किस तरह लाखों अज्जा इनफरादी या अफराद खाना सारिफ के तौर पर और इनफरादी या फर्म पैदावार के तौर पर पूरे माशी निज़ाम में अपना किरदार अदा करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे एपी लर्नर इमेज. उसके बाद हम देखेंगे जुज़वी माशियात का दायरे बहस. सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्यापत्ती 3 भाग आहे. वस्तूंच्या किंमत, निश्चितीचे सिद्धांत, मागणीचे विश्लेषण, पुरवठ्याचे विश्लेषण. उत्पादन घटकांच्या किमती, निश्चितीचे सिद्धांत, खंड, व्याज, वेतन, नफा आणि लास्ट
थर्ड भाग आहे आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत, उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता, उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि एकूण आर्थिक कार्यक्षमता. तो इसमें फर्स्ट है जुज़वी माशियात का दायरा बहस। पहला जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला पैदावार की कीमत। पैदावार की कीमत से मुराद पैदावार की कीमत किस तरह से मुतय्यन होती है। जुज़वी माशियात इसका मुतालिया करता है। इसका मुतालिया करता है कि एक शय की कीमत बाज़ार में किस तरह से मुतय्यन होती है। तो मांग और रसद, जैसा कि कीमत का तयन जो है मांग और रसद की छिपकलिश या मांग और रसद की कशमकश से इस्तक़रार पाती है किसी भी शय की कीमत, तो जुज़वी पैदावार की कीमत इसमें तज्ज़िया मांग और तज्ज़िया रसद है। दूसरा जो है अवामिल की कीमत, मुख्तलिफ आमिलीन पैदाइश हैं जैसे पैदावारी अवामिल हैं। पैदावारी अवामिल अपनी कारकर्दगी को अंजाम देकर, अपनी सरगर्मी को अंजाम देकर मुख्तलिफ अशकाल में दौलत पैदा करते हैं, जैसा कि ज़मीन है, ज़मीन किराए कि ज़मीन जो अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर किराए की शक्ल में दौलत पैदा करती है। उसी तरह से सरमाया है, सरमाए का मुआवजा सूद होता है। सरमाया अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर सूद की शक्ल में दौलत पैदा करता है। इसी तरह से मेहनत का हामिल मज़दूर होता है। मज़दूर अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर उजरत की शक्ल में दौलत पैदा करता है। इसी तरह से मुंतज़िम है, मुंतज़िम अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर मुनाफा की शक्ल में दौलत पैदा करता है। उसके बाद जो है फ़लाह का नज़रिया, जुज़वी माशियात फ़लाह का नज़रिया है। तो जुज़वी माशियात जो है पैदावारी शोबे की कारकर्दगी का मुतालिया करती है। इसी तरह से सारिफ़ की कारकर्दगी का मुतालिया या सारिफ़ीन की कारकर्दगी का भी मुतालिया किया जाता है। और इन दोनों पैदावारी शोबे की कारकर्दगी और सारिफ़ीन की कारकर्दगी, इन दोनों को जुमला माशी कारकर्दगी में शामिल किया जाता है। तो जुमला माशी कारकर्दगी का भी मुतालिया करता है। तो ये फ़लाह का नज़रिया है। फ़लाह का नज़रिया से मुराद जैसा कि यहाँ पर वसाइल का तयन किस तरह से किया जाए, किस तरह से अशिया खिदमात से ज़्यादा सारिफ़ीन की तशफ़ी की जाए, किस तरह से ज़्यादा पैदावार, कम वसाइल का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए। तो ये तमाम चीज़ों का मुतालिया जो है जुज़वी माशियात करता है। इसलिए जुज़वी माशियात को फ़लाह का नज़रिया कहते हैं। तो ये 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। जैसा कि हम फर्स्ट लेंगे, अब इसमें फर्स्ट जो है हमारा अशिया की कीमत का तयन। जुज़वी माशियात वाज़े करती है या वजाहत करती है कि किस तरह से अशिया और खिदमात की कीमत मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होती है। किसी भी, जैसा कि इससे पहले बताया गया है कि किसी भी शय की कीमत मांग और रसद की कशमकश से इस्तक़रार पाती है, मुतय्यन होती है। अगर किसी शय की मांग ज़्यादा होती है और रसद कम होती है तो कीमत पर दबाव ऊपर की जानिब पड़ता है, उस शय की कीमत ज़्यादा होती है। अगर किसी शय की मांग जो है कम होती है और रसद ज़्यादा होती है, यानी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस शय पर की कीमत पर दबाव नीचे की जानिब बनता है, यानी कीमत कम होती है। जब किसी शय की मांग और रसद दोनों जब बराबर होते हैं तो मुतवाज़न कीमत इस्तक़रार पाती है। मुतवाज़न यानी कीमत पर दबाव गैर जानिबदाराना होता है। तो किसी भी शय की कीमत मांग और उस शय की मांग और उस शय की रसद से मुतय्यन होती है। तो जुज़वी माशियात इस बात को वाज़ेह करती है कि किस तरह से अशिया खिदमात की कीमत मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होती है। जुज़वी माशियात इनफरादी सारिफ़, इनफरादी आजिर, पैदाकार के सलूक और बर्ताव का मुतालिया करती है। तो इस तरह से जुज़वी माशियात जो है में अशिया की कीमत का तयन होता है या बाज़ार में शय की कीमत का तयन होता है। देखेंगे यहाँ रसद और मांग को वाज़ेह किया गया है। जब रसद ज़्यादा होती है और मांग कम होती है तो कीमत पर दबाव नीचे की जानिब पड़ता है, और जब रसद कम होती है और मांग ज़्यादा होती है तो कीमत पर दबाव ऊपर की जानिब बनता है। और थर्ड हमारी जो फिगर है वो इस बात को वाज़ेह करती है कि जब मांग और रसद दोनों बराबर हों तो कीमत पर दबाव
غیر جانبدار بنتا ہے۔ تو اس طرح سے جزوی معاشیات میں قیمت شے کی قیمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جزوی معاشیات انفرادی صارف، انفرادی آجر کی پیداوار، انفرادی صارف کی مانگ کا مطالعہ کیونکہ جزوی معاشیات کرتا ہے۔ اسے ہم مراٹھی میں یوں کہہ سکتے ہیں، वस्तूंच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत मागणी व पुरवठा यांच्या समतोलनातून वस्तू व सेवा यांच्या किमती कशा प्रकारे निश्चित होतात याचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या सिद्धांतांच्या सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात समावेश होतो। वैयक्तिक वस्तूंच्या किमती बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठ्याने निश्चित केल्या जातात। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मागणी विश्लेषणाशी संबंधित आहे। ते वैयक्तिक उपभोक्त्याचे वर्तन आणि उत्पादकाचे वर्तन म्हणजे वैयक्तिक उत्पादकाच्या वर्तनाशी संबंधित आहे। देखेंगे when supply is more and demand is less, तो कीमत पर दबाव जो है ऊपर की जानिब बनता है। when supply is less demand is more, कीमत पर दबाव ऊपर की जानिब बनेगा। अब जब सप्लाई एंड डिमांड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो कीमत पर दबाव गैर जानिबदार बनेगा, यानी न्यूट्रल रहेगा। दूसरा है अवामिल की कीमत का तयन। अवामिल की कीमत का तयन से मुराद अवामिल जैसे एक मज़दूर की उजरत कितनी होनी चाहिए, एक ज़मीन का किराया कितना होना चाहिए, इसके अलावा मुंतज़िम का मुनाफा कितना हो, सरमाए पर सूद कितना हो। अवामिल की कीमत का तयन करता है क्योंकि आमिलीन पैदाइश अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर मुआवजा हासिल करते हैं। जैसा कि ज़मीन किराए की शक्ल में मुआवजा हासिल करता है, तो ज़मीन जुज़वी माशियात इस बात को वाज़े करती है कि किस तरह से पैदावारी अवामिल जैसे ज़मीन, मेहनत, सरमाया और मुंतज़िम का मुआवजा मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होता है। इसका भी मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होता है। अगर अशिया और खिदमात की मांग ज़्यादा होती है तो अशिया और खिदमात की मांग ज़्यादा होती है, रसद कम होती है तो ज़मीन का किराया ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अवामिल की कीमत का तयन में जुज़वी माशियात जो अहम किरदार अदा करती है। तो जिससे इस तरह से वाज़े किया जा सकता है कि जुज़वी माशियात इस बात की वजाहत करती है कि किस तरह से आमिलीन पैदाइश जैसे ज़मीन, मेहनत, सरमाया और मुंतज़िम का मुआवजा मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होता है। दरअसल ज़मीन का किराया मांग और रसद के तयन से मुतय्यन होता है, उसी तरह से मेहनत का हामिल मज़दूर होता है, मज़दूर की उजरत भी मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होती है। सरमाए पर सूद जो है मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होती है। मुंतज़िम का मुआवजा भी मुनाफा ये भी मांग और रसद के तवाज़ुन से मुतय्यन होता है। तो अवामिल की कीमत का तयन जो है जुज़वी माशियात इस बात को वाज़े करती है कि ज़मीन का किराया कितना हो, मेहनत की उजरत कितनी हो, सरमाए पर सूद कितना हो और मुंतज़िम का मुनाफा कितना हो। इसलिए जुज़वी माशियात का ये दायरा बहस है जिस पर जुज़वी माशियात जिसका मुतालिया करती है। उत्पादन घटकांच्या किंमत मागणी व पुरवठा यांच्या संतुलनातून भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजक या उत्पादन घटकांच्या किमती म्हणजे अनुक्रमे खंड, व्याज, वेतन व नफा कशा प्रकारे निश्चित होतात याचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या सिद्धांतांच्या सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात समावेश होतो। लास्ट हमारा पॉइंट है फलाह का नज़रिया।
جزوی معاشیات کا دائرہ بحث فلاح و بہبود کا نظریہ کہلاتا ہے۔ فلاح کا نظریہ بنیادی طور پر وسائل کے تعین کی کارکردگی کو واضح کرتا ہے۔ وسائل کے تعین کی کارکردگی کو واضح کرتا ہے، یعنی وسائل کا تعین کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے کم وسائل سے زیادہ پیداوار کیا جائے، کس طرح سے وسائل کا مناسب استعمال کیا جائے۔ اس بات کی وضاحت جو ہے جزوی معاشیات کرتا ہے۔ اس بنیاد پر جزوی معاشیات کو فلاح کا نظریہ کہتے ہیں۔ تو فلاح کے اس نظریے میں 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پیداواری شعبے کی کارکردگی۔ پیداواری شعبے کی کارکردگی سے مراد یہاں پر دستیاب وسائل کا مناسب استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تشفی کی جا سکے۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ ہم اس میں ہے صارفین کے شعبے کی کارکردگی سے مراد اشیاء اور خدمات کو اس طرح سے لوگوں میں تقسیم کیا جائے کہ پورے سماج کی زیادہ سے زیادہ تشفی ہو سکے، سماج کے زیادہ سے زیادہ افراد جو ہے مستفیض ہو سکیں، فیضیاب ہو سکیں۔ تو یہ جو ہے صارفین کے شعبے کی کارکردگی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اشیاء و خدمات کو لوگوں میں اس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ پورے کے پورے سماج کو زیادہ سے زیادہ تشفی ممکن کی جا سکے یا زیادہ سے زیادہ تشفی دی جا سکے۔ تو اسی بنیاد پر اس کو فلاح کا نظریہ کہتے ہیں۔ تو تھرڈ پوائنٹ بھی جو ہے ان دونوں نکات کو ملا کر جو ہے تھرڈ پوائنٹ بنتا ہے ہمارا، جس کو ہم معاشی کارکردگی کہتے ہیں۔ پیداوار کی سمت کارکردگی یعنی معاشی کارکردگی ہے۔ پیداوار کی سمت کارکردگی سے مراد ایسی اشیاء کی پیداوار کرنا جو لوگوں کی انتہائی خواہش ہوتی ہے یا لوگ انتہائی اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ جزوی معاشیہ یعنی جن چیزوں کی عوام خواہش رکھتے ہیں ان اشیاء و خدمات کی پیداوار کرنا۔ تو جزوی معاشیہ پیداوار کی سمت کارکردگی سے مراد ایسی اشیاء کی پیداوار کرنا جو لوگوں کی انتہائی خواہش ہوتی ہے۔ جزوی معاشیات کا نظریہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تمام قسم کی کارکردگی نے کیا کیفیت حاصل کی ہے۔ یہ قیمت کا نظریہ، جیسا کہ جزوی معاشیات کی خصوصیات یہ ہے کہ جزوی معاشیات کو قیمت کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ قیمت کا نظریہ ہے اور وسائل کے تعین سے منسلک ہے جزوی معاشیات۔ یہ جزوی معاشیات درج ذیل سوالات کی جانچ کرتا ہے، جیسے کیا پیدا کیا جائے، کیوں پیدا کیا جائے، کتنی مقدار میں پیدا کیا جائے، انہیں کون اور کس طرح سے پیدا کیا جائے، انہیں کون پیدا کرے اور کس طرح سے پیدا کیا جائے، پیدا شدہ دولت کن لوگوں میں کس طرح سے تقسیم کی جائے اور وسائل کا مناسب استعمال کس طرح سے کیا جائے، بازار میں پیدا شدہ اشیاء کی مانگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان تمام سوالات کی جانچ جو ہے جزوی معاشیات کرتا ہے۔ ان تمام نکات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزوی معاشیات جو ہے فلاح کا نظریہ ہے، فلاح و بہبود کا نظریہ ہے۔